हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम डायरी रिव्यू। तो आज फिर से एक नए क्राइम स्टोरी के साथ तो कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को व आप नागरिकों को भी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था, जिस केस ने देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अभी निर्भया केस से लोग उभरे तक नहीं थे, तब तक ये केस सामने आ गया। तो आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जिसकी हैवानियत इंसानियत को शर्मसार कर देती है। तो ये कहानी है नेहा शर्मा केस के ऊपर। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहर आगरा से। तारीख थी 15 मार्च 2013। शाम के 7 से 7:15 बजे के बीच करीब एक आदमी ने पुलिस को फ़ोन किया। आदमी ने पुलिस को कहा कि दयाल बाग के खेल गोवन में सुनसान रोड पर एक गाड़ी खड़ी है। ये लाल रंग की अल्ट्रो है। ड्राइवर कौन है, कहाँ है, कुछ भी पता नहीं। ये कॉल आगरा के कंट्रोल रूम में आया था। कॉल ऑपरेटर ने इन्फॉर्मेशन को नोट किया और बताए गए इलाके में ड्यूटी कर रहे पुलिस को वहां भेज दिया गया। कुछ ही मिनटों के बाद वो पुलिस वाले पेट्रोलिंग बाइक में सवार होकर वहां स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। कॉल करने वाला व्यक्ति भी यहीं पर मौजूद था। फिर पुलिस कार के डोर को खोलने की कोशिश करती है, पर यह लॉक था, ये नहीं खुला। सारी कोशिश करने के बाद कार मैकेनिक को बुलाया जाता है। से कम 20 से 25 मिनट मशक्कत करने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। अब पुलिस गाड़ी की छानबीन करना शुरू करती है। गाड़ी के अंदर से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। उसके अंदर फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है। एक ऑफिसर ने इस नंबर पर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से एक आदमी ने फ़ोन उठाया और उसका नाम था ऋषिपाल शर्मा। फिर पुलिस इनसे गाड़ी के बारे में पूछती है। वह गाड़ी की इन्फॉर्मेशन इनको बताती है। फिर तो गाड़ी का मॉडल, इसका नंबर वगैरह गाड़ी की पहचान करने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ काफ़ी परेशान हालत में पुलिस स्टेशन आते हैं। और फिर ऋषिपाल अपनी गाड़ी को पहचान जाता है कि उनकी कार दोपहर से वहां लावारिस पड़ी थी। अब तो रात भी हो रहा था। ऋषिपाल ने पुलिस को बताया कि सुबह में इनकी बेटी नेहा शर्मा ये कार लेकर कॉलेज आई थी। ये रोज इसी तरह से आती जाती है। शाम के 5 बजे तक वो घर वापस आ जाती थी, पर आज वो नहीं आई। उसकी माँ 50 बार उसे फ़ोन कर चुकी थी, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी और फ़ोन स्विच ऑफ भी है। शाम के 7:45 से 8 बजे का समय चल रहा था और माता पिता की यह बात सुनकर माता पिता को पुलिस चौकी ले आती है अमर विहार की, ताकि इनसे और भी पूछताछ कर सके। नेहा शर्मा जाने माने कॉलेज दयाल बाग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करती थी। उसने MSc जैसे डिग्री उसने प्राप्त कर लिया था। वह PhD की तैयारी कर रही थी और वह बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी। वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सबको पता था कि यह अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ बड़ा ज़रूर करेगी। माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत नाज था। नेहा शर्मा के परिवार में माता पिता, एक बहन और एक भाई था। शर्मा परिवार राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वाला था। नेहा शर्मा 15 मार्च 2013 को भी रोज की तरह गाड़ी लेकर गई थी। जब ये 5 बजे तक घर नहीं पहुंची तो माँ ने उसे फ़ोन किया। एक बार नहीं बल्कि कई बार फ़ोन किया गया। 10 से 12 बार फ़ोन करने के बाद एक लड़के ने फ़ोन उठाया और फिर उस लड़के ने कहा कि नमस्ते आंटी, दीदी अभी सदर बाज़ार गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। इतना कहने के बाद लड़के ने फ़ोन काट दिया। माँ को हेलो बोलने का मौका भी नहीं दिया। इसके बाद माँ दोबारा फ़ोन पे फ़ोन लगाना शुरू कर देती है। घंटी पूरी बजने के बाद फ़ोन कट जा रहा था। इससे 25 बार कॉल करने के बाद वापस से उसी लड़के ने फ़ोन उठाया और माँ कुछ कह पाती उससे पहले ही लड़के ने कहा कि आंटी दीदी मूवी टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ी है। इसके बाद फ़ोन काट दिया गया। इसके बाद भी माँ का मन नहीं मानता है। फिर से वो बार बार फ़ोन करना शुरू कर देती है। कुछ समय के बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। नेहा के बारे में उसके पिताजी को बताती है उसकी माँ। उसके बाद पिताजी भी नेहा को कई बार कॉल करते हैं, लेकिन अब तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। फिर उसके दोस्तों को फ़ोन किया जाता है, लेकिन उससे भी कुछ भी पता नहीं चलता। उसी समय पुलिस ने नेहा के पिताजी को भी फ़ोन किया था। वह
उस कार के बारे में उन्हें बताया था। इसके बाद पुलिस नेहा शर्मा की मिसिंग केस दर्ज करती है। उस लड़के ने जो जो जगह बताई थी, जिस जिस जगह के बारे में बताया गया था, सदर बाजार व थिएटर, पुलिस की एक टीम इस जगह पर पहुंच जाती है। अब रात के करीब 8 व 8:15 का समय हो रहा था। नेहा के घरवाले पुलिस के साथ ही इधर उधर उसे ढूंढ रहे थे। इस दौरान पुलिस वाले नेहा के घर व कॉलेज भी गए थे। पुलिस को कॉलेज से पता चलता है कि नेहा को आखिरी बार बायोटेक्नोलॉजी लैब डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में देखा गया था। रात के समय कॉलेज में स्टाफ लोग मौजूद थे। पुलिस को जैसे ही लैब के बारे में पता चलता है तो वो सीधे लैब की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर ताला लगा हुआ था। स्टाफ मेंबर से ताले को खुलवाया जाता है। ये रात का समय था व नेहा के माता पिता भी थे उनके साथ में ही। लैब के अंदर लाइट जल रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पुलिस यह देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। माता पिता को सदमा सा लग गया। नेहा की लाश पूरा खून में डूबी हुई थी। हाथ बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और पर्स भी खून से लाल हो गया था। नेहा का सलवार घुटनों तक उतरा हुआ था। पेट पर व जांघ पर कट के निशान थे। वहीं पर्स पर आधा कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वहीं आधा हिस्सा लड़की के पेट में पड़ा हुआ था। लगा कि लड़की के ऊपर किसी ने बार बार वार किए होंगे। वैसे बाद में पता चला कि पूरे 17 बार उसके ऊपर वार किए गए थे। यह लैब में टिश्यू पेपर फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कातिल ने सबूत मिटाने के लिए अपने ऊपर से खून को साफ किया था। यहाँ इतना ज़्यादा टिश्यू पेपर था, लगा कि कातिल ने एक बार वार किया और खुद को साफ किया, फिर वार किया और फिर खुद अपने आप को साफ किया। टूटे हुए लैंप के अलावा और कुछ भी टूटा हुआ नहीं था। यह सब चीज़ देखने से लग रहा था कि कातिल ने दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और जब लड़की ने विरोध किया तो उसका यह हालत कर दिया गया। ऐसा मंजर देखकर माता पिता घुटनों में बैठ चुके थे कि उसकी हालत क्या हुई होगी, अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। पुलिस की भी हालत खराब हो चुकी थी। इस समय तक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। मृत्यु के बाद कम से कम 7 से 8 घंटों के बाद पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, वरना मृत्यु के वजह का पता नहीं चलता। और अब तक पुलिस के हाई रेंज ऑफिसर इंस्टीट्यूट में आ चुकी थी। वह लोगों की भीड़ वहां जमा हो चुकी थी। माता पिता तो थे ही, ये जिस संप्रदाय को मानते थे, राधा स्वामी के लोग भी वहां आ चुके थे। आम जनता व मीडिया के लोग भी वहां आ चुके थे। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था व स्पॉट से कुछ फॉरेंसिक सबूत भी मिल जाते हैं, वह इसे भी जांच के लिए भेज दिया जाता है। सुबह होते होते यह खबर आगरा के साथ साथ हर जगह पर पहुंच गई। अखबारों में छपने लगी, न्यूज़ चैनल्स में आने लगी। आगरा के शहर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कॉलेज की छात्र छात्राओं ने सड़कों पर आकर आम लोगों ने भी इनके साथ जुड़ने लगे। आम लोग भी इनके साथ जुड़ने लगे। प्रदर्शन एक ही जगह नहीं था, बल्कि शहर के अलग अलग कोड पर हो रहा था। 15 मार्च 2013 को यह घटना हुई थी। अब 16 मार्च का दिन चल रहा था। इसी दिन प्रदर्शन होने शुरू हो चुके थे। पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, खास इसी केस के लिए। इसमें एक एसपी, 2 डीएसपी और एक एचएसओ के अलावा और भी कई ऑफिसर थे। टोटल 15 लोग थे। क्राइम स्पॉट में छानबीन करने से एक टूटा हुआ लैपटॉप मिलता है। पुलिस की टीम नेहा शर्मा के कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ करती है। कॉलेज के स्टाफ से भी पूछताछ की जाती है। इसी दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। इसमें पता चलता है कि नेहा के ऊपर टूटे हुए पाइपटेट से 17 बार हमला किए गए थे। दुष्कर्म करने के बारे में इन्हें पक्का नहीं था। इसके बारे में कुछ भी खास नहीं लिखा हुआ था। मोटे मोटे तौर में ये जवाब ना तो हाँ में था और ना ही ना में था। कॉलेज में पूछताछ वारदात से 3 दिन बीत गए। 8 मार्च हो चुके थे। कोई कुछ भी नहीं बता रहा था, कोई कुछ जानता ही नहीं था। छात्रों की भीड़ से तभी एक आवाज़ सामने आता है। किसी छात्र ने कहा, पुलिस को बताया कि आपको उदय से पूछताछ करनी चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। अब ये लड़का कौन है
अब ये लड़का कौन है, इसके बारे में पता किया जाता है। इसका पूरा नाम था उदय स्वरूप। इसके नाना जी दयाल बाग के इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे और XIS ऑफिसर थे। ये काफ़ी प्रभावशाली इंसान थे। उदय स्वरूप से कॉलेज में पूछताछ की जाती है तो उसने नेहा नाम की लड़की के बारे में सीधा मना कर दिया। पुलिस को भी लगा कि उससे पूछताछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नेहा के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इसी पूछताछ के चलते उदय के नाना जी नाराज़गी जाहिर करते हैं। घटना के दूसरा दिन ही एक प्रोफेसर ने बताया कि यहाँ पर एक ठेकेदार है जो यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। उसका नाम था विशाल शर्मा। आपको एक बार इसे पूछताछ करके देख लेना चाहिए। अब पुलिस इसके बारे में पता लगाती है। वह शाम के समय इसके घर जाया जाता है। जब पुलिस इस ठेकेदार के घर आती है तो देखती है कि साइकिल में कुछ लाल रंग का धब्बा लगा है। वह बाहर इसके कपड़े सूख रहे थे। इसे भी अभी अभी धोया गया था। वह जूते भी अभी अभी धुले गए थे। इन कपड़ों पर भी साइकिल की तरह लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे। पुलिस तुरंत घर से विशाल को उठा लेती है। इसी समय कपड़े व जूते को भी व साइकिल को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद विशाल शर्मा को पुलिस थाने में लाकर नेहा शर्मा के बारे में पूछताछ किया जाता है। ये तो कुछ नहीं जानता था। वो तो कंस्ट्रक्शन के साथ में पेंटिंग का भी काम कर लिया करता था। साइट विजिट के दौरान पेंट इस पर लग गया होगा। इसने सारे सवालों को नकार दिया, मना कर दिया। अब काफ़ी देरी से इससे पूछताछ होती रही लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। विशाल के गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है और इसमें पता चला कि वो लाल रंग का पेंट था, ना कि खून। अब पुलिस विशाल शर्मा को छोड़ देती है। पुलिस के पास अब कोई भी सुराग नहीं था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, क्योंकि बॉडी लैब में मिली थी और ये कॉलेज में पूछताछ का सोच रहे थे और इसलिए ये कॉलेज में फिर से पूछताछ करने का सोच रहे थे। रोज कॉलेज से बुलाकर पूछताछ चलने लगी। चपरासी से भी घंटों घंटों तक पूछताछ होती थी। कॉलेज का कोई भी इंसान पुलिस का साथ नहीं दे रहा था। उल्टा कॉलेज के ऑफिशियल ने पुलिस के खिलाफ राइट लगा दिया कि हमें डिस्टर्ब होती है व हमारे स्टाफ को परेशान किया जा रहा है। वह कॉलेज के लोगों को बुलाने के लिए पुलिस को कोर्ट जाना पड़ता था कि इनको बुलाया गया था। वह इतने से इतने घंटों के लिए यह सब कोर्ट में बताना पड़ता था और मीडिया तो थी ही। हर तरफ से पुलिस के ऊपर दबाव था। माता पिता ने फिर से बताया कि एक लड़का है जो नेहा के पीछे पड़ा था, वो उदय स्वरूप है। वो नेहा के पीछे पड़ा था, उसे परेशान किया करता था। उसका कॉलेज में कोई भी काम नहीं था, फिर भी वो कॉलेज में इधर उधर घूमता रहता था। वह नेहा का पीछा करता था। नेहा के दोस्तों से माता पिता ने बात की थी। जैसे तैसे करके उन्होंने ये जानकारी निकलवाई थी। माता पिता के रिक्वेस्ट करने पर पुलिस ने उस छात्र का नाम सामने नहीं आने दिया। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली तो फिर पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। इससे सवाल जवाब किया जाता है। ये दोबारा से नेहा को पहचानने से मना कर देता है। उदय का परिवार काफ़ी प्रभावशाली था। इन्होंने पुलिस के खिलाफ उत्पीड़न की कंप्लेन कर दी। इनके बेटे को बेकार में परेशान किया जा रहा है और ये कंप्लेन नहीं है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है जो इसे इस तरह से पुलिस बार बार परेशान कर रही है। वह घर तक आ जा रही है। पुलिस के खिलाफ ऐसी कई सारी शिकायत कॉलेज व उदय के घर के तरफ से दर्ज हो रही थी। अभी तक कत्ल को 1-1.5 हफ्ते हो चुके थे। पुलिस ने करीब 250 लोगों से पूछताछ कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। इसी बीच पुलिस की काफ़ी बदनामी भी हो रही थी और ऊपर से बार बार कोर्ट में जवाब भी देना पड़ रहा था। घटना के 15 दिन बाद 30 मार्च 2013 को पुलिस ने सोचा कि यह वापस से लैब में जाएंगे व वहां छानबीन शुरू करेंगे। लैब को पुलिस ने सील कर रखा था, उसमें कोई भी आ जा नहीं सकता था। 31 मार्च 2013 को पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर कॉलेज के लैब में पहुंचती है। टेबल पर धूल लगी रहती है व जमीन पर खून जमा हुआ था।
फॉरेंसिक के लोग हर जगह सैंपल सबूत जमा करने में लगे हुए थे व वहाँ से कुछ बाल भी मिलते हैं। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया जाता है। 250 लोगों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिला तो उन्हें शक के दायरे में रखा जाता है, जो कि नेहा को जानते थे व जो लोग लैब में आते जाते थे। 250 लोगों में से 22 लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। इसमें उदय स्वरूप भी था। ये लड़का बिना किसी काम के लैब में आता जाता था और घंटों घंटों वहीं पर बैठा रहता था। इसकी नीयत अच्छी नहीं थी, जो कि इसके नाना भी कॉलेज के चेयरमैन थे, इसलिए कोई भी इसे जाने के लिए बोल नहीं सकते थे। सैंपल को लैब भेजने के बाद पुलिस फिर से उदय के घर जाती है। फिर उदय के कपड़े लिए जाते हैं। पहले तो घर वाले मना करते हैं, लेकिन जैसे तैसे उदय के कुछ कपड़े दे देते हैं। पुलिस लगातार कॉलेज के छात्र व स्टाफ के टच में थी। कपड़े को लैब भेजने के बाद किसी ने कुछ कहा कि 15 मार्च 2013 को जिस दिन बॉडी मिली थी, उसी दिन दोपहर को लैब में काम कर रहे लैब इलेक्ट्रीशियन को नेहा की कार ले जाते हुए देखा गया था। फिर तुरंत इसके बारे में पता किया जाता है। इसका नाम था यशवीर संधू, जो कि लैब में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। जहां नेहा आती थी, कभी कभी नेहा के कार को वही आदमी चलाता था। उसे घर से कॉलेज लेकर आता था और लेकर जाता था घर। इसकी नेहा से अच्छी जान पहचान थी। जानकारी मिलने के बाद रात को ही यशवीर संधू को उठाया जाता है। इसके बयान के अनुसार उदय स्वरूप ने उसे कार की चाबी दी थी और उससे बोला कि गाड़ी को कहीं सुनसान इलाके में जाकर खड़ी कर दो। अब उदय स्वरूप ने इसे ऐसे बोला, वजह क्या थी यह यशवीर नहीं जानता था। ये उदय को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जो बोला उसने वही किया। और जो कॉलेज के लैब में जो बाल मिले थे, इनको उदय के कपड़ों में चिपके हुए बालों से मैच कराया जाता है तो 100% मैच हो जाता है। यह बहुत बड़ा सबूत था कि हत्या वाली जगह पर उदय के होने का। 1 अप्रैल को फॉरेंसिक आई थी। पुख्ता सबूत मिलने के बाद 3 अप्रैल 2013 को उदय को पुलिस थाने बुलाया जाता है। अब तो कोई भी उसे पुलिस थाने आने से रोक नहीं सकता था। पुलिस स्टेशन में उदय को लाया जाता है। साथ में एक मनोचिकित्सक को भी लाया जाता है। उदय ने पुलिस को बोला। उदय से पुलिस बोलकर नहीं बल्कि कागज पर लिख करके पूछताछ करती है और जवाब लिखने को बोलती है। एक ही सवाल को कई बार पूछा जा रहा था। कई घंटों तक सवाल जवाब करने के बाद उदय टूट जाता है और फिर उसने बताया कि मैंने ही नेहा का कत्ल किया है। 22 अप्रैल को पुलिस ने उदय के साथ यशवीर संधू को भी ऑफिशियली गिरफ्तार कर लेती है। 23 अप्रैल को पुलिस ने प्रेस को बताया कि उन्होंने केस को सुलझा लिया है। नेहा शर्मा के हत्या में 2 लोग शामिल थे, पहला उदय स्वरूप और दूसरा यशवीर संधू। अभी तक पुलिस को अपराधियों का पता चला था, उनका मोटिव क्लियर नहीं था। ये आधी अधूरी जांच थी। 16 जुलाई 2013 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर देती है और जिस पर दोनों के ऊपर हत्या के चार्जेस लगाए जाते हैं। दुष्कर्म के चार्जेस नहीं लगाए गए थे क्योंकि पोस्टमार्टम में कंफर्म नहीं था। लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि कत्ल के चार्जेस लगाए गए थे लेकिन दुष्कर्म के चार्जेस नहीं लगाए गए थे। वह मोटिव भी उनका क्लियर नहीं था कि कोई बिना मतलब के कत्ल क्यों करेगा। इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ तो कारण था। इस केस में दोनों तरफ से ताकतवर लोग शामिल थे। नेहा के घरवाले व बाकी लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। ऑफिशियल ने 22 जुलाई 2013 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ये केस अपने हाथ में ले लेती है व 29 अगस्त से ये जांच शुरू कर देती है। इस समय उदय व यशवीर दोनों कत्ल के चार्ज में जेल में कैद थे। वह 22 अप्रैल 2013 को इन्हें अरेस्ट किया गया था। 21 फरवरी 2014 को इन्हें जमानत पर बेल दिया गया था और इन्हें बेल भी मिल गई थी। इधर सीबीआई जांच कर रही थी। इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे
फॉरेंसिक रिपोर्ट देखे गए। सीबीआई ने अपने तरफ से भी फॉरेंसिक जांच करवाया और हर माइनर से माइनर डिटेल में सीबीआई ने अपने जांच से पता लगा लिया कि सबसे पहले नेहा को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था, फिर इसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर इसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उदय नेहा के पीछे पड़ा हुआ था। नेहा उसको भाव भी नहीं दे रही थी। जब भी नेहा लैब में आती तो उदय उसके पीछे पीछे आ जाता, पर ये ठीक से उससे बात नहीं कर पाता था क्योंकि लैब में और भी लोग रहते थे। इसलिए इसने लैब टेक्नीशियन यशवीर संधू से बात की थी। 15 मार्च को नेहा लैब में आती है। इत्तेफाक से उस दिन यशवीर के अलावा वहाँ और कोई भी मौजूद नहीं था। ये उदय को फ़ोन करके बुलाता है। वह चाय पीने के बहाने से चपरासी के साथ बाहर चला जाता है। उदय अपने साथ क्लोरोफॉर्म लेकर आता है। ये लैब में यूज़ करने वाला था। इसने रुमाल में क्लोरोफॉर्म को डाला। वह पीछे से नेहा के नाक व मुंह को दबाने लगा। नेहा थोड़ी विरोध करती है, फिर नीचे अचानक गिर जाती है। वो अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। टेबल पर नेहा का बैग था जिसमें नेहा का फ़ोन व कार की चाबी भी थी। उदय ने चाबी यशवीर को दे दी और कहा कि इसे इस गाड़ी को कहीं सुनसान जगह पर छोड़कर आओ। यशवीर ने ऐसा ही किया। फिर वहीं से अपने घर वह चला गया। यहाँ उदय ने नेहा के साथ दुष्कर्म किया। वह नेहा विरोध करती रही। बगल में कांच का टुकड़ा था। उदय उसे तोड़कर आधे हिस्से से हमला कर देता है। उसने कम से कम 17 बार हमला किया था। लिक्विड की वजह से उसके हाथ फिसल रहे थे तो वो टिश्यू पेपर से साफ करता और फिर मारता। उसी समय उसकी माँ का फ़ोन आता है और इधर फ़ोन बज रहा था और उधर नेहा के साथ हैवानियत हो रही थी। फिर उदय फ़ोन उठाता है और बोलता है दी सदन बाजार गई है, और कभी बोलता है कि दीदी मूवी टिकट ले रही है, और लैपटॉप को उसने ईंटों से तोड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया था। और फिर उदय बाहर आ जाता है। फिर चपरासी से दरवाजे पर ताला लगवाया जाता है और फिर वह वहां से चला गया। जनवरी 2016 में सीबीआई अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। वह कत्ल के साथ दुष्कर्म के भी चार्जेस लगा देती है। वह इनमें यशवीर का कोई भी रोल नहीं था। कत्ल के लिए उदय को बेल मिली थी। वह दुष्कर्म के चार्ज लगने से उसे वापस से जेल में डाल दिया गया था। 22 मई को इस चार्जेस के लिए जिला न्यायाधीश ने 22 मई को इस चार्जेस के लिए जिला न्यायालय में कोई बेल नहीं मिली। हाई कोर्ट ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब उदय के परिवार वाले बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जज ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी जब जज ने बिना फाइल देखा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब पूरा फाइल देखा तो उन्होंने उदय को देखते हुए कहा, तो वही हो ना जिसने उस लड़की के साथ हैवानियत की थी। और उसके बाद जज फाइल वगैरह देखते हैं और उदय के बेल को खारिज कर देते हैं। 2018 में नेहा शर्मा के पिता का अब जीवन में बस एक ही मकसद था और अपनी बेटी को न्याय दिलाना था। उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा है। फिलहाल केस अभी तक चल रहा है। कोविड-19 के समय यह सुनवाई रुक गई थी। उदय अभी भी जेल में बंद है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और आपको यह कहानी कैसा लगा और उदय के साथ क्या करना चाहिए।